वंदे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विश्वसृजे पूर्वं विश्वं तदनु बिभ्रते अथ विश्वस्य संहर्त्रे तुभ्यं त्रेधा स्थितात्मने। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हो मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा। माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। ओ मत से तुम्हें पाया। जब देव भी मात पिता के उपकार चुकाना पाए, न भूलूंगा मात पिता को इन शब्दों में गुन गाए। मैं फर्ज निभा पाऊं तो समझूंगा अंश चुकाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हो मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। फाउंडेशन बनाया है बबीता झा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने बुजुर्ग नागरिकों के लिए और व्यक्तियों के लिए जो इन्होंने सोचा, और इस पत्रिका का जो उन्होंने आज विमोचन वो भी करने जा रही हैं, तो उनके मन में जो ये ख्याल आया, ये बहुत अनोखी बात है कि अभी तक किसी ने इस तरह की पत्रिका का विमोचन नहीं किया है। तो कल स्वतंत्रता दिवस भी थी, हालांकि इसको पूरे हफ्ते मनाते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक बधाई भी आप लोग को देते हैं, शुभकामना भी देती हूँ। और इस 74वां दिवस मना रहा है, इसमें सेलिब्रेटिंग लाइफ में पत्रिका का विमोचन होने जा रहा है।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वृद्धा आश्रम या वृद्ध लोग जो समाज में जो होते जा रहे हैं, उनकी जो उपेक्षा होती जा रही है, ये एक चिंता का विषय है। इसमें चिंतन और भी करना चाहिए, और इसके आगे जो हम लोगों की विचारधारा होगी तो कैसे इसको तैयार किया सकता है, क्यों ऐसे हो रहा है और इसका समाधान क्या है। तो इस फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग इसको, हाँ नमस्कार, ये हम कर सकते हैं कि हम लोग को क्या कारण है कि वृद्ध लोग जो आज हम लोग के उपेक्षित हो गए हैं, उनको आज हम लोग भारतीय संस्कृति में, जबकि बुजुर्गों का हम लोग सम्मान करते हैं, तो वही भारतीय संस्कृति में आज ये स्थिति हो गई है, जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, उनके आधार पर हम लोग जो है तो अलग जा रहे हैं। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो आगे ज्यादा समय न लेते हुए मैं कार्यक्रम को आगे कर रही हूँ, तो हमारे समाज में वृद्ध लोगों को दोयम दर्जे का उसके साथ व्यवहार और उसका सामना करना पड़ता है हमारे बुजुर्गों को। तो जो सामाजिक परिवर्तन का जो ये दौर चला है, इसमें जो अंतर आने वाली बात है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्थिति में। अब हम लोग जो है तो कभी हम लोग बचपन में नाना नानी के साथ जो कहानियां सुनते थे, वो आज के जीवन में वो नहीं सुन पा रहे हैं। तो इससे भी आज के बुजुर्ग बड़े असंतुष्ट हो जाते हैं कि अब हमारे पास कोई कहानी सुनने वाला नहीं होता, और कोई हमें पूछता नहीं, कोई हमें हमारी राय नहीं देता, हमारी मशवरा नहीं देता, तो उनका भी जीवन इतना एकाकी हो जाता है। तो ये मोबाइल और कंप्यूटर के युग में वो पूरे बुजुर्ग एकदम बिल्कुल साइड कर दिए गए। तो अंत में होता क्या है कि माँ बाप भी या उनके बच्चे भी सोचते हैं कि चलो इनको कहीं मैं, अगर ये बीमार है तो उनको अस्पतालों में दे दूं, यदि वो बीमार है तो चलो वृद्धाश्रम में रख दो, और वो फिर अपने जीवन जीने लगते हैं और उनके तरफ ध्यान नहीं जाता है। लेकिन कभी भी, अभी इसमें निवेदिता जी भी बैठी हुई जो मनोवैज्ञानिक भी है, बड़े अच्छे से अपने विस्तार देंगी, जरूर बताएंगी। तो ये मन स्थिति को समझने के लिए जो है हम लोग कभी उनके कारण को नहीं जाने, वो क्या कहते हैं। जो बरगद की तरह इतने फैलाने वाले परिवार को जो जीवन भर हम लोगों के लिए संघर्ष किया, आज उनको उस बरगद के पेड़ को हम लोग उखाड़ करके साइड कर दे, जो जीवन भर पूरा छांव दिया। आज जो एक पौधा के रूप में जो हम लोगों को वृक्ष के समान बना दिया, उनको हम लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया। ये बहुत ही दुखद है। और जब अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, फिर क्यों मनाते हैं, क्यों मनाना पड़ा? 1990 में संयुक्त राष्ट्र संगठन ने जब निर्णय उनको लेना पड़ा कि हम लोग वृद्ध लोगों के लिए एक दिवस मनाएंगे, तो 1 अक्टूबर 1990 को उन्होंने घोषणा की थी। तो ये जब बातें आई, ये दुखद की बात है, ये आनी ही नहीं चाहिए थी। जब ये चीज बहुत मजबूरी में संयुक्त राष्ट्र संगठन के जो दोयम दर्जे के लोग, जो उनके जो जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि दिवस मनाएंगे, उन्होंने बहुत खुश होकर के उन्होंने नहीं निर्णय लिया था, बहुत दुखी होकर किया था। जापान में भी देखिए बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां की स्थिति और हमारे भारतीय संस्कृति की स्थिति में फर्क आ जाता है। आज भी कहीं कहीं हमारी समाज की ऐसी रणनीति होती है जहां पर कुछ लोग देखभाल करते हैं और कहीं नहीं हो पाते हैं। तो हम लोग ऐसी स्थिति ना कर दें कि उन्हें उखाड़ करके फेंक दें कहीं, ऐसी स्थिति हम नहीं करेंगे। और हमारे जितने भी अतिथि आए हैं हर दर्जे के हैं, इसमें सभी लोग हम उसी उम्र के दराज के रूप में देखते हैं, उनका सम्मान करना सीखेंगे। उनके स्वास्थ्य और खान पान के विषय में खासकर बुजुर्गों के लिए ध्यान देने की बात है, वो लोग अपनी बात भी रखेंगे। और उनको कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, मन और तन से कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, ये समाज और परिवार को भी देखना होगा। ये हम लोगों की एक जिम्मेदारी है। जिस प्रकार हर प्रकार की जिम्मेदारी को लेते हैं, इस जिम्मेदारी हमें निभाने पड़ेगी। तो हमारे कारण में भी ये आते हैं कि शरीर जो है पंच तत्वों से बने उन पदार्थों का संरचना है जिनका स्वाभाविक उत्पत्ति और वृद्धि और जीर्णता है। आने वाली बात है कि पर मन बूढ़ा नहीं होता है, मन जो है बूढ़ा नहीं होता, तन बूढ़ जाता है, लेकिन हम लोग अवस्था में ला सकते हैं। अब वृद्धों में जो समाज की जो प्रमुखता है तो मिलनी चाहिए,
एहसास जो उनको करना चाहिए, जो सामाजिक कार्यों में जो संलिप्तता होनी चाहिए, नई स्फूर्ति प्रदान करने की बात कही जानी चाहिए। तो ये जो बहुसंस्कृति जागरूकता पर भी निर्भर करता है कि हम लोग जनसंख्या के आधार पर कैसे उनको हम लोग आने वाले पीढ़ी को और उनकी उम्र दराज की बढ़ने वाली जो आजकल की जो कम हो गई संख्या, उनकी जो उम्र की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाने की क्षमता शारीरिक रूप से, और हम लोग एक बड़े बुजुर्गों के संरक्षण में कैसे रहें, कैसे सीखें, क्योंकि उन लोगों के जो अनुभव हम सीखेंगे तो आगे हमारा परिवार भी समृद्ध होगा, आगे बढ़ेगा, समाज भी आगे बढ़ेगा, और उनके अनुभव को सीखना बहुत जरूरी है। बिना अनुभव के हम लोग नहीं सीख पाएंगे। तो मैं आज के सभी का अतिथियों का स्वागत करती हूँ, सभी का वंदन करती हूँ कि आप लोग अपने अपने अनुभव अपने इस कार्यक्रम में रखें। और इस सेलिब्रेटिंग लाइफ पत्रिका जो है, बबीता जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे सुंदर ढंग से जो विचार रखे हैं इसमें सभी के पत्रिकाओं के उसमें डाला है। तो ये पहली पत्रिका होगी जो इस तरह के अभी तक किसी के मन में विचार नहीं आया था। बहुत अच्छी बात है। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं और अपने विचार रखेंगे, और उम्मीद है कि इसका कारण और निदान भी बहुत सुनियोजित ढंग से बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना झा जी आपका भी, क्योंकि जिस ओर आपने ध्यान अभी आकृष्ट किया है सबका, वो बहुत ही सही है। अभी हम लोग जनरली ऐसा देखते हैं कि जितने भी लोग हैं वो अब न्यूक्लियर फैमिली चाहते हैं। अपने जो माँ बाप होते हैं उन्हें वृद्धाश्रम में डाल आते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि माँ बाप की छत्र छाया अगर आप पर पड़ी रहे तो आप जिंदगी भर खुशी से रह सकते हैं, और माँ बाप की सेवा तो करनी ही चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आप लोगों के सामने आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर शेफालिक वर्मा जी का, जो मैथिली में बहुत ही ज्यादा जितना भी इन्होंने साहित्य लिखा है, और अगर मैथिली की बात करें तो मैथिली लैंग्वेज में सबसे ज्यादा जो साहित्य पढ़ा जाता है वो इन्हीं का है। आप इन्हें ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मैथिली की महादेवी वर्मा है, या फिर मीरा भी आप इन्हें कह सकते हैं। कई सारे अवार्ड से इन्हें नवाजा जा चुका है, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड विमेन अवार्ड। तो मैं अब उनको आमंत्रित करना चाहूंगी, और प्लीज मैम आप अपने आप को अब अनम्यूट कर लीजिए और अपनी बातें हमारे बीच रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आवाज मेरी जा रही है? बिल्कुल आवाज आपकी आ रही है। आवाज आ रही है। सबसे पहले तो मैं सेलिब्रेटिंग लाइफ ये जो आप लोगों का है बहुत अच्छी चीज है। मैं इसमें कई बार गई हूँ। बड़ों मानो युवा वर्ग आपस में तो हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए इस तरह से इनका प्रोग्राम मैंने 1-2 अटेंड किए, तो मुझे बहुत बहुत अंदर से, मैं तो आप लोग जितनी बैठे होंगे मैं शायद सबसे रहूंगी, क्योंकि मैं 76-77 में जा रही हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ जो आप लोगों की बातें मैंने सुनी और अच्छा लगा, इसलिए रंजना जी ने सारी बातें कही है। ये चीज बातें सदियों से चली आ रही है, लेकिन चूंकि अब जमाना हमारा बदल गया है, अब हम लोगों को वैज्ञानिक तरीके से लोग सोचते हैं, वैचारिक सोच में क्रांति आ रही है, सब कुछ आ गया, अब सब बदल गया है। आई थिंक जो सीनियर सिटीजन्स भी बहुत कुछ बदले हैं, अगर नहीं बदले हैं तो उन लोग को भी बदलना है। मेरी अपनी बात है, मैं अपनी बातें कह रही हूँ। तो मैं जो इस तरह से जो मैंने कभी कहा था बबीता जी को भी, जो आप इन लोगों में एक आशा, एक उत्साह भरिए जीने की, ये नहीं रंजना जी आपने कहा ना जो ये हम बढ़ते हैं, हम बुजुर्ग होते चले जाते हैं, नहीं होता है, हम बुजुर्ग नहीं होते हैं। हमारी उम्र हम पर जो भी लादे, बुजुर्गियत लादे, सीनियर सिटीजन लादे, तो भी लादे, ये सोचना और नहीं सोचना हमारे अंतर की चीज है, क्योंकि अब हम दूसरे डिजिटल जमाने में जी रहे हैं और इसलिए हमें उस हाल में सोचना होगा।
पहले हम लोग थे जो जैसे ही बेटे की शादी करते थे कह देते थे चला गया बेटा, अब ऐसे बहू के हाथ में ये वो 10 तरह की। हम ये नहीं सोचते हैं जो हमने जब बेटे की शादी कर दी तो उसे एक दोस्त हमने दे दिया। चलो भाई अब तुम्हें मैंने दोस्त दे दिया, तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है, अब तुम दोनों मिलकर के अपनी जिंदगी जियो। और हमें क्या है, हम तो थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा प्रेम चाहिए, और क्या चाहिए। जो अब जो शादी हो गई और वो बीवी के पीछे लगा रहता है, ये रहता है, ये हमारी सोच है, ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, जो देखिए जिस चीज को हम जी चुके हैं, अपने बच्चों को पालने पोसने में जो हम लोगों ने जीवन जिया है, आज हमारे बच्चे उसी जीवन को जी रहे हैं। ये बात आज हमें समझनी होगी। जो बच्चे भी उसी तनाव में, बल्कि हम लोगों से ज्यादा तनाव में जी रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों, वो अपनी बच्चों की पढ़ाई के पीछे, घर के चलाने, हर चीज कॉस्टली हो गई है, हर चीज बदल गई है आज। तो इसके लिए हमें क्या है, तो हमें उन बच्चों के को आशीर्वाद देने के अलावा कुछ नहीं करना है। हमें सोचना है हमें क्या गुण है जिसको पकड़ करके हम आगे बढ़े। क्यों हम जिंदगी भर इन बच्चों को पालते पोसते रहे, आज भी इन्हीं बच्चों के पीछे हम सोचते रहे, वो उसको वो नहीं, उसको वो नहीं सोचे, क्योंकि हमारी भी जिंदगी होती है। ठीक बोली रंजना जी, हमारी भी जिंदगी होती है, हमारी भी सोच होती है। हम भले ही 80 पार जाए, 100 पार कर जाए, कुछ भी कर जाए, तो हमारा वही रहता है ना। हम अपने मन को देखें, मन के अनुसार हर एक चीज, बच्चों से क्या पूछना, बच्चों से क्या करना, हमें सोचना है। अगर हमें इज्जत, हम अगर इज्जत देंगे बच्चों को, बच्चे हमें जरूर इज्जत देंगे। हम बच्चों की परिस्थितियों को समझेंगे, बच्चे हमें भी समझेंगे। बात ये है। और सब दूसरी बात ये चाहूंगी मैं, जो हर औरत में, हर मर्द में, जिसे हम लेमैन समझते हैं, उसके अंदर भी कोई न कोई खूबी होती है, कोई न कोई गुण होता है। और ये चीज जो ये इनका जो लाइफ में ये है, celebrating life, name is very beautiful, celebrating life, this is, जब तक लाइफ है तब तक सेलिब्रेट करो इसको। तो उस अनुसार से आप देखिए, जो जिस तरह की, जिस बुजुर्गों में जिस तरह का गुण है, उन गुणों को हम उसको पकड़ के आगे बढ़ाए। आपको क्रोशिया करना आता है, आपको पेंटिंग करना आता है, आपको ये करना वो करना, कुछ न कुछ गुण तो हर एक आदमी में, हर एक औरत में रहता है। उस गुण को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करें, सबसे बड़ी बात है। और उस गुण से क्या होता है, और कभी भी अपने मन में इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं लगता। तो हम बड़े हो गए तो क्या जरूरत है, हमने दे दिया बेटे को, दुख होता है। आदमी नहीं है ना, माँ ही होती है ना, दुख तो माँ को होता ही है। कैसे नहीं कैसे कह दो जो नहीं दुख होता है, लेकिन वो क्षण भर का दुख होता है। जैसे पति पत्नी आपस में झगड़ करके क्षण भर के लिए दुख कर लेते हैं, जिस तरह से हमारी माँ कभी हमको डांटती थी तो के लिए माँ पर भी गुस्सा आ जाता था, उसी तरह से कुछ बोलते और बहू को बहू कहते, अगर बहू कुछ बोल दे तो इसके लिए क्या गुस्सा करना है, क्योंकि चीज तो हमारे, हाथ तो हमारे हैं, अंग हमारे ही हैं, हमारे देश से। अच्छा, अगर हम बहू को समझते हैं जो बेटी है, तो हम भी तो इस घर में बहू बनकर ही आए थे, हम तो यहाँ ऐसे ही बेटी बनकर आए। तो हमें अपनी स्थिति से उनकी स्थिति को जानना होगा, और मुझे उनकी स्थिति से जब हम एकात्म कर लेंगे ना, हम अपने आप खुश रहेंगे। अगर जिसको लिखना आता है तो वो अपनी कलम को पकड़ ले, लिखे। मान लो कोई बात का घर में दुख हो, किसी बात से हो जाता है, तो उसको आप अपना लिख करके अपने मन में उतारिए, अपने जीवन को ले चलिए, दुखी कभी मत होइए। लाइफ लॉन्ग, लाइफ इज फॉर सेलिब्रेट, लाइफ इज टू सेलिब्रेट। कभी दुख नहीं होना चाहिए। कौन किस स्थिति में है, जोड़ी थोड़ी, कोई जवानी में ही बहुत आज औरतों को देखिए इतना टॉर्चर किया जा रहा है। हम सोच रहे हैं हमारे बच्चे हमको नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो हमारे मिथिलांचल में आज औरतों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, जो ये सब कभी नहीं होता था हमारे यहाँ। मैं कहूँ छोटी सी बात जो मैंने अभी तक समाज में देखी है, जो माँ बाप अपने बेटे की शादी दहेज लेकर के करते हैं, उसकी बहू के दिमाग से उसी समय सास ससुर की छवि नष्ट हो जाती है। वो चाह कर भी उसको पैचअप नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके आंखों के आगे अपने पिता का चेहरा रहता है। तो दहेज देते वक्त पिता को कितनी परेशानी, कितना ये हुई, कितना हुआ, ये सब चीजें उनके दिल और दिमाग में
बहू की छाई रहती है। और इसके बाद धीरे धीरे बेटा, तो कोई भी बेटा नहीं चाहता है जो भाई हम अपना जीवन को खराब करें, किसी तरह ले चलना है, तो किसी तरह वो बहू के हम यहाँ मिलाकर किसी तरह को घर को चलाता है। तो उस समय वो बहू, बेटा बहू के हम यहाँ मिलाता है, कोई उपाय नहीं है। और बहू की आंख में वो इज्जत आती ही नहीं है। और इसका फल क्या होता है, अगर वो ओल्ड एज होम में नहीं जाते हैं तो अपने घर में ही ओल्ड एज होम की तरह प्रताड़ित रहते हैं वो। इस छोटी सी बात है, इस चीज को जरूर आप लोग समझ लीजिए। जो आज तो हम खुशी खुशी पिता बेटी की बात खुशी खुशी में दे दिया है, लेकिन कल इसका खामियाजा भुगतना हम ही को है। हम ही उस बहू की नजर में नीचे रहेंगे हरदम। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ, जो फिर इस चीज को भी देखना है हम लोगों को, सबों को। इतना बड़ा परिवार, विस्तृत परिवार है इसका, सेलिब्रेटिंग लाइफ का आज पत्रिका भी लोग निकाल रहे हैं। तो मस्ती में जिए, जो भी उम्र हो, टाइम कम है, शो भी कम देर से हुई है, इसलिए बहुत बोलने के लिए तो बहुत चीजें हैं, लेकिन समय कम है। लेकिन मैं यही कहूंगी, जो कोई बुजुर्ग, कोई अपने को मत समझे जो हम किसी से कम हैं, नहीं। हमारे अंदर वो गुण मरते मरते रहेगा और हम उस गुण के भरोसे अपनी जिंदगी आप जिएंगे। हम नहीं चाहेंगे तो हम क्यों बेटे के अंदर में रहे, बेटा रहे कि माँ रहे कि बाप रहे, बेटे के अंदर में, वह किसी के अंदर में जिंदगी भर बेटा को हम करके एक जगह पर पहुंचाया। आज उसी के अंदर तुलसीदास कह गए, पराधीन सुख नाही, पराधीन सपने सुख नाही का है। जो बोले जो तत्व विधि सृजी नारी जगमाही, ये तो बोल गए। पिता के अंदर में क्या बेटियां रहती हैं, बेटे भी रहते हैं, बेटियां ही केवल नहीं रहती है। आप यहाँ पर देखें, पति के अंदर में केवल पत्नी रहती है। ये गलत मीमांसा की गई है इसकी। पति और पत्नी एक दूसरे के प्रेम के अंदर रहते हैं, तभी दोनों परिवार पर जो है प्रेम की वृद्धि कर सकते हैं, तभी समाज हमारा बड़ा होगा। पति पत्नी में आपस में प्रेम को उसकी संतति पर पड़ेगा, उसके जो बच्चे होंगे वो उस प्रेम को अनकॉन्शियस रूप से उनके हृदय में माँ बाप का प्रेम जमा रहेगा और इस तरह से उनका भी संस्कार बनता रहेगा। दूसरी बात क्या, जो बोले जो पत्नी जो है, बेटी जो है, सब पुत्र के अंदर रहते हैं। तुलसीदास पुत्र के अंदर में पत्नी ही नहीं रहती है, बेटी ही नहीं, बाप को भी रहना पड़ता है पुत्र के अंदर में। लेकिन ये हमारा क्यों रहेगा, इस तरह की सोच हमारी क्यों रहेगी? तो हम वो एक तो वो पुत्र अभागा है जो माँ बाप को समझता है, जो कि हमारे अंदर में है, और वो पिता और माता क्यों नहीं अपने को समझेंगे? मैं क्यों अंदर में रहूं? हमने इतने बड़े महल खड़ा कर दिए हैं बच्चों को बना करके, तो मैं आज उसके अंदर क्यों रहूं? हमारे अपने अंदर की खूबसूरती को आगे बढ़ाना है, अपने अंदर को आगे ले जाना है। मैं यहाँ सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में रहती हूँ। यहाँ के जितने बुजुर्ग हैं, हमने कोई बनाया नहीं है, हम लोग सभी बैठते हैं आपस में, हमारे सभी हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं, सब जा रहे हैं, जितने युवा वर्ग हमें ले जा करके देखते हुए, ले जाते हुए जा रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी, जो हमें जीवन जीना है और अच्छे से जीना है, जब तक जीना है तब तक जीना है मस्ती में, चाहे इसके लिए, हाँ, जब लाचार, देह से लाचार जब हो जाती है उस समय नेचुरली बहुत दिक्कत होती है, ये मैं समझती हूँ। लेकिन उस समय भी अगर हमने अपने बेटे में संस्कार दिए होंगे और देना, जब बेटे देखेंगे जो हम उनके जीवन में टोका टोकी करेंगे हर समय, तो वो नेचुरल है, बेटे भी ये परेशान हो जाएंगे, बहू भी। तो मैं अब घर में रहती हूँ, हर समय ये क्यों किया ऐसा, अरे ये क्या, अरे उनका लाइफ है, जाओ ना, तुम जैसे करो नहीं करो, मेरा अपना लाइफ है, तुम्हें जो करना है कर, मैं क्यों उनके बात पे टोकूं, उनकी नजर से नहीं गिरूं। ये सब हमारे, मैं चाहती हूँ आज के बुजुर्ग जिस से उनको लगे जो मैं भी कुछ हूँ, ये भान रहे, ये हरदम उसके मन में शख्सियत वो रहे। और बीमार होने पर वही बेटा उनको दिखलाएगा, वही बेटी दिखलाएगी। बेटा बेटी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। वही बेटा बेटी में तब अंतर होता है जब मान लीजिए बेटी के लाइफ में बेटी की माँ इंटरफेयर करने लगी, जो ऐसे वैसे, तब जाकर के बेटी की माँ इंटरफेयर करे उसकी अच्छाई के लिए, हाँ तुम ऐसे करो, अच्छा करो, अच्छा करो। जब उसको करने लगे, अरे तुम्हारा ऐसा हाल है, ये हाल है, वो हाल है, तब तो वो घर गया, वो घर कभी बस ही नहीं सकता है। तो इसलिए
बस लास्ट में एक छोटी सी कविता अपनी कह करके मैं चुप हो जाऊंगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। अब मैं और कविता नहीं बोलूं तो कैसे होगा? नहीं, बिल्कुल। हमें सीनियर सिटीजन समझने की भूल मत करना। हमें सीनियर सिटीजन समझने की भूल मत करना। हम जब मस्ती में पार्क में बैठे, गीत नए पुराने गाते रहते हैं, कितने तरुण तरुणी शर्मा जाते हैं, कितने हम उम्र दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हम बेपरवाह इन सबसे चिड़ियों की तरह चहचहाते रहते हैं। सब मिल करके अपने अपने परिवार के दुख सुख नहीं बांटते हैं, हम अपनी मस्ती की जीते हैं। परिवार सबका अपना होता है। वो मेरी बहू ने आज ऐसे किया, मेरी सास ने आज ऐसे किया। इन चर्चाओं से जब हम ऊपर उठ जाएंगे ना, तभी हम असल नारीत्व की महिमा हमारे साथ होगी, या पुरुषत्व का महिमा हमारे साथ होगा। और हम अपने में सागर की ज्वार हैं, नई पीढ़ी की ललकार है। बुजुर्ग क्या है? हम अपने में सागर की ज्वार हैं, नई पीढ़ी की ललकार है। हम युवा हृदय की झंकार हैं। भले तुम हमें कुछ भी नहीं समझो, पर तुम जानते हो हमसे ही तेरा घर संसार है। हमसे ही गृहस्थी का श्रृंगार है, हमसे ही तेरा घर संसार है, हमसे ही तेरी गृहस्थी का श्रृंगार है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, गीत प्यार के यूं ही गुनगुनाते रहेंगे, चाहे कुछ तो परिस्थितियां कैसी हो। बहुत बढ़िया। झगड़ा दुनिया में किसी में नहीं दीदी होता है, लेकिन फिर आपने पॉजिटिव कहा है, और हम समझते हैं कि ऐसे ही बुजुर्गों में पॉजिटिव आए, मन से स्ट्रांग हो, तन से स्ट्रांग हो। आपने जो कहा है वो मैं सच में सब लोगों को एक संदेश जाना चाहिए कि मन से स्ट्रांग बने, उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं। बहुत 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 आभार। और इस चीज के लिए बबीता जी अपने संस्था के माध्यम से उन बुजुर्ग, किसी दिन मैं जाऊंगी आपके संस्था में, कोविड खत्म हो जाने पर, कोरोना चला जाए ना पहले, ये कोरोना को कैसे हम लोग झेल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद अपनी संस्था को, मदन सबको। बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच आए और इतनी अच्छी बातें आपने की। आपने जो बताया है वो मुझे लगता है हर सीनियर सिटीजन को समझना चाहिए, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो लड़ाई की होती है वो यही होती है कि हम लोग अपने बच्चों को, नए जनरेशन के बच्चों को समझ नहीं पाते हैं। और जो आपने कहा कि अब बच्चों को भी समझना पड़ेगा, सोच में थोड़ी बदलाव लानी पड़ेगी, बहुत ही सही हो आपने इशारा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बीच में 1 मिनट टोकूंगी मैं ये कहती हूँ, जो हम बच्चे जमाने के साथ चल रहे हैं, हमें भी जमाने के साथ चलना चाहिए, ना कि अपने अतीत को दोहराना चाहिए। हमारे जमाने में हमारे और नहीं, हम भी चले। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अनिल दत्त मिश्रा जी को। इन्होंने गांधी जी के ऊपर, उनके पूरे विचारों के ऊपर शोध कार्य किया है और करीब 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, 100 से अधिक पुस्तकें इन्होंने रिसर्च पेपर भी इन्होंने लिखा है, जिसको प्रकाशित भी किया जा चुका है। तो अब मैं चाहूंगी कि अनिल दत्त मिश्रा जी आप हमारे बीच आए और शब्द कहें। सर्वप्रथम मैं बबीता झा जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने वो काम कर दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल जिस शख्स ने हालत का मुंह मोड़। देखिए, हम सभी लोग बातें करते हैं, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात नहीं करते, उसको धरातल पर उतारते हैं, और यही काम जो है बबीता झा जी ने किया है। आज सेलिब्रेटिंग फाउंडेशन का मैगजीन लॉन्च होने जा रहा है। इस अवसर पर रंजना झा जी को, शेफाली वर्मा मैडम को, अमोद जी को, कैलाश कुमार मिश्र जी को, श्रीमती कुमकुम झा जी को
विमल मिश्रा जी को, श्रीमती निवेदिता झा जी को, और सेलिब्रेटिंग फाउंडेशन से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है। कहा जाता है कि मैन इज ए टॉय इन द हैंड ऑफ डेस्टिनी। हम सभी लोग, आज जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये आज व्रत लें कि पैट्रियार्कल नोशन ऑफ द सोसाइटी जो है उसको हम तोड़ेंगे। पैट्रियार्कल नोशन ऑफ सोसाइटी क्या है? ना हम दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। जहां भी शादियां हो रही है, अगर किसी ने दहेज दिया है वहां भी हम नहीं जाएंगे। भारतवर्ष की जो विडंबना है वो ये है, कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। यहाँ पर सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन के अंतर्गत जो मूल मंत्र आप दे रही हैं और पूर्व वक्तों ने भी जो दिया, वो यह है कि लाइफ को प्रत्येक मूवमेंट में जीवन जीने की कला है। परिस्थितियां आएंगी, समाधान भी आएंगे, लेकिन हमें खुश होकर सब चीजों को करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि मिस फॉर्चून मेक्स ए मैन परफेक्ट। आज कोरोना काल में देखिए, बबीता झा जी ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया, तो सब बुढ़ापा भी एक अपॉर्चुनिटी है, इसे सेलिब्रेट करिए। मैं भी अब उम्र के उस चीज में जा रहा हूं, तो क्या करना चाहिए? गांधी हमेशा बिलीव करते थे करना क्या चाहिए। समय कम है और मैं बहुत ही संक्षिप्त अपनी बात रखूंगा। देखिए, शेफाली जी ने बहुत अच्छा कहा, युवाओं को भी अपनी सोच बदलनी होगी, लेकिन जो ओल्ड एज में लोग गए हुए हैं उनको भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। दोनों को सोच बदलनी होगी। जब तक दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री नहीं बनेंगे, समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं भी इसी समाज में रहता हूं, मैं भी का रहने वाला हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। जो बूढ़े हैं बदलना नहीं चाहते, जो रूढ़िवादिता समाज का है उसे वो तोड़ना नहीं चाहते हैं, और फिर बूढ़े लोग जो है यंग लोगों पर जो है जवाबदेही डालते हैं। मेरा ये मानना है दोनों को बदलने की बहुत ही आवश्यकता है। मिथिला में, मैथिली समाज में दहेज नहीं होता था, लेकिन आज मैथिली समाज में इतना दहेज हो गया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जितने भी युवाओं हैं उनको इन सब चीजों का विरोध करना चाहिए। सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन से मैं अपील यही कहूंगे, आशा और आत्मविश्वास। देखिए, मिथिलांचल की धरती से ही एक बिंदेश्वर पाठक ने एक छोटा सा मूवमेंट शुरू किया था सुलभ का, और आज इतना बड़ा जन आंदोलन बन गया। तो बबीता झा जी ने भी जो सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन से एक छोटा सा कार्यक्रम से शुरू किया है। देखिए, गांधी कहते हैं कहीं से आपको बिगिन करना चाहिए, और बबीता झा ने ये काम किया। इनके लिए मैं एक शब्द और भी कहूंगा कि ये वास्तव में पुरुषार्थी व्यक्तित्व हैं। कुछ न कुछ डेली करती रहती हैं, कुछ न कुछ नयापन सोचती रहती हैं, और इसी का नतीजा है कि आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। देखिए, इस समाज में कुछ लोग इतिहास बनाते हैं, बनाए इतिहास का भोग करते हैं, लेकिन बबीता झा जी ने क्या किया? इतिहास का जो है निर्माण किया। मैं अपनी बात समाप्ति की तरफ ले जाता हूं, और वो ये है कि आज क्या जरूरत है। हमारी जो सोच होनी चाहिए वो लोक नीति पर आधारित सोच होनी चाहिए। मेरा कहना यह है, पीपुल सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए, जो हम सभी लोग की पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए। तो जो पर्यावरण है वो बदल गया है। तीसरी चीज जो प्रॉस्पेरिटी है, देखिए, मनी इज नॉट गॉड बट इट इज ऑल्सो नॉट लेस देन गॉड। पैसा बहुत ही चलता है। तो आज समाज में शांति नहीं है, पूरा समाज जो है वो अशांत है। उसे शांति में बदलने के लिए लास्ट में पार्टनरशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, बिटवीन मैन एंड वुमेन, बिटवीन ओल्ड एंड यंग, यहाँ तक कि घर में भी पार्टनरशिप में
2 बहन है, 3 बहन है, 4 बहन है, या 2-3 भाई हैं, 2 बहन है, कोई में आपस में पार्टनरशिप नहीं है। इसे पार्टनरशिप को हमें बदलना चाहिए। हम कहते हैं कि भारत महान है। अगर भारत महान है, भारत बड़ा है, तो फिर यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली क्यों हो रहा है? आज भी मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ। तो जहां भी हम हैं, प्रयास करना चाहिए। केवल बोलने से नहीं होगा, हमें प्रयास करना होगा। और जब हम प्रयास करेंगे तो क्या होगा? समस्याओं से हम निजात पाएंगे। रंजना जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा आपने बोला भी। तो आज जरूरत क्या है? थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। हम बात करें जो है ग्लोबल सिटीजनशिप की, लेकिन प्रत्येक छोटे छोटे चीजों पर हमें बात करनी पड़ेगी। और जब हम कल्चर को नेचर के साथ मिला देंगे तो मेरा ये मानना है कि एक नई सभ्यता का निर्माण होगा। क्योंकि हम सभी लोग जिस इलाके से आते हैं, आधारी सी उनकी धरती है, उनके परंपराओं को हमें जीवित रहना चाहिए। देखिए, मानव का मूल मंत्र है दूसरे मानव की सेवा करना। मानव सेवा के महत्व को हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्व वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरे के महात्मा गांधी ने भी कहा है कि दूसरे के दर्द को समझना चाहिए। बुढ़ापा कष्टकर होता है, लेकिन यह एक क्या है? जीवन की अवस्था है। युवावस्था भी है, फिर हम गृहस्थ आश्रम में भी आते हैं और जो है वृद्धाश्रम की तरफ भी बढ़ते हैं। तो उसमें हमें करना चाहिए, परिवार के लोगों को जो है उनकी पीड़ा को समझकर आगे करना चाहिए। इसी को महाकवि तुलसीदास ने कहा है, मैं 2 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अधम नहाई। इसी को मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, अकेला ही चला आते गए कारवा बनता गया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। और सचमुच जो बातें आपने कही हैं वो बिल्कुल ही अलग। सबसे ज्यादा जो आप में मुझे अच्छा लगा, और पता नहीं मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच आकर ऐसे बातचीत करना, और आप लोगों के अनुभव को सुनकर मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से आपने डॉरी सिस्टम को लेकर कहा वो बिल्कुल सही कहा। सच में हम लोग भी इसको देखते हैं, हमारे घर में भी, इनफैक्ट मेरी भी बहनें हैं, और जब शादी की बात होती है तो डायरेक्ट यही होता है कि लड़का डॉक्टर है, 50 लाख चाहिए। तो ये जो अंदर से बना हुआ है, भावना जिसकी बनी हुई है, उसको बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हम ही लोग उसको अलग कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और जो आपने कहा कि प्रण लेना पड़ेगा सबको कि जो दहेज ले रहे हैं उस शादी में हम जाए ही ना, यहाँ से शुरुआत हो सकती है इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। और एक बार फिर से बबीता झा जी का मैं भी आभार जताना चाहूंगी कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ऐसे जूम ऐप के जरिए ऑर्गेनाइज किया, जिसके मद्देनजर हम लोग सब एक दूसरे से मिल पा रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें कर पा रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्र जी को। कैलाश जी मानव शास्त्र, कला, इतिहास, लोक विद्या, साहित्य से जुड़े विद्वान वक्ता हैं। मैथिली, अंग्रेजी, हिंदी में हैं, जुड़े हुए हैं। तो कैलाश जी आप प्लीज आइए और चंद शब्द हमारे बीच रखें। कैलाश जी शायद नहीं जुड़े हैं हमसे अभी। जी जी जी, तो चलिए फिर श्रीमती कुमकुम झा जी गाइड कर लेते हैं। इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये मैथिली एवं हिंदी भाषा की धनी है। दोनों भाषा में इन्होंने साहित्य सृजन का कार्य किया है। काफी लोकप्रिय पुस्तक है। तो कुमकुम झा हमारे बीच मौजूद हैं, आइए और कुछ शब्द अपने हमारे बीच रखें। मेहनत करनी पड़ी, कम से कम एक जो किसी को लाना होता है तो हमें कम से कम 4 या 5 डेमो करना पड़ता है उनके साथ, और मैं वो करती हूँ। उनके चेहरे पर खुशी देखना सच में बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही एक सुकून मिलता है कि हमने कुछ
किया, उनके लिए भी कुछ किया, उनके चेहरे पे हंसी ला सकी, उनके होठों पे खुशी ला सकी, तो बहुत ही अच्छा लगता है उनके साथ रहना। और साथ ही उनके अनुभव जो हैं हम लोगों के लिए एक संजीवनी है। तो उनसे और जो हमारी पीढ़ी है, वो दोनों का जो, जैसे अभी अनिल जी ने कहा है, बहुत ही बढ़िया कहा कि एक जो है सेतु जैसा होना चाहिए हमारे उस पीढ़ी से, और जो नई पीढ़ी है, आज की पीढ़ी है, जो यंग पीढ़ी है, सबका जो है एक दूसरे से अपने अनुभवों को साझा करना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के पीड़ा का अनुभव करना, खुशी का अनुभव करना, ये बहुत जरूरी है। और उसमें हम लोग अगर कुछ भी काम कर पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये जो सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन के एंटायर टीम को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी कि इस स्तर पर जाके सोचना कि कैसे हम बुजुर्गों के चेहरे पे खुशी ला सकें, उनको हम एक खुशनुमा माहौल दे सकें, तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत ही यज्ञ है। और इस आहुति में जो बबीता जी हैं वो अपना अवदान दे रही हैं, उनकी पूरी टीम अवदान दे रही है, तो ये बहुत बड़ा काम है। और इसके लिए मैं क्या कहूँ, जैसे शेफालिका वर्मा जी ने कहा है कि बुजुर्गों को भी हम बदलने की भी जरूरत है, उनको भी तालमेल बिठाना जरूरी है। और ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हमें समय के साथ चलना चाहिए, और इसके लिए भी मानसिक रूप से हमें बुजुर्गों को भी तैयार करना चाहिए कि कैसे आप आज के समय में कैसे अपने आप को ढाल सकें, उनसे सामंजस्य बिठा सकें, तो हमें लगता है कि काफी आसान हो जाएगी, जो रास्ते हैं वो काफी आसान हो जाएगी। और इसके लिए हमें जो आजकल सोचना पड़ रहा है, और ये बहुत ही, क्या कहा जाए, इसमें बहुत ही जरूरी है ये चीज, ये सोचना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए जो नई पीढ़ी है उनको हमें लगता है कि थोड़ा सा, जैसे पहला जो गीत इन्होंने गाया था वो गीत बड़ा ही प्रेरणादायी है, बहुत ही सुंदर है वो, जो माता पिता के लिए जो गीत, इस तरह के गीत बच्चों को भी सिखाया जाए, जो नैतिक जो है गीत वगैरह जो है उस पे भी कुछ किया जाए। कविताएं जो हैं वो बहुत सशक्त माध्यम होती हैं इन सब चीजों के लिए, तो ये सब रचना कर्म जो है इसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कर सकते हैं थोड़ी बहुत एक गिलहरी प्रयास भी करें तो बहुत बड़ी बात होगी। कहते हैं कि माना अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है, तो मानते हैं कि समस्याएं तो हैं, पर हम लोग भी अगर मिलकर काफी कुछ अगर करना चाहें तो अवश्य कर सकते हैं। और इस माध्यम से अगर बबीता जी कर रही हैं अपने काम बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा काम है, बहुत ही बेहतरीन काम है। और इसके लिए सबको एक सामूहिक चेतना भी जगानी पड़ेगी, और सब लोगों को मिलकर इस चीज को एक जो है जगाना पड़ेगा सबको, कि कैसे हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका मान करें, उनके अनुभवों को, जड़ हैं, वो हमारी जड़ हैं, अगर जड़ मजबूत होगा तो जो बिल्डिंग है, जो भवन है, वो ऊपर का माले तक बहुत ही अच्छा टिका रहेगा। तो वो जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे जो पुरखे हैं और हमारे बुजुर्ग हैं, तो उनके साथ, उनके अनुभवों से हमें सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हम लोग सब लोग उनके साथ, उनकी संजीवनी हमें मिलती रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। इन्हीं वाक्यों के साथ मैं अपने को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। और बिल्कुल सही बोला आपने कि अब हमें हर चीज को सही तरीके से जीना होगा, और बदलाव जो है वो लाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बदलने की जरूरत है, और ऐसा होता भी है ना, डे बाय डे लाइफ जो है वो चेंज होते जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा चेंज होना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। समय के साथ चलना ही है।
समय के साथ तो चलना ही है। बिल्कुल। और इसी के साथ मुझे एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया आप लोगों में, वो ये कि मुझे लगता है जो बच्चे होते हैं उनको बचपन से ही उस तरीके से सींचना चाहिए या उस तरीके के संस्कार देना चाहिए कि वो बड़े होकर अपने माँ बाप को उस तरीके से सम्मान दे पाए। तो ये शुरुआत जो है वो भी परिवार से होनी चाहिए। इस और भी थोड़ा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी सभी वक्ताओं को बुलाना चाहूंगी। तो अब आगे श्री विमल जी मिश्र को मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी। विमल जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कवि और गीतकार के रूप में ज्यादा फेमस हैं और इन्होंने कई सारे गजल, कहानियां ऐसी बहुत सारी लिखी हैं जो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हैं। और श्री विमल जी प्लीज आप अगर हमारे बीच हैं तो हमारे बीच शब्द रखें। जी नमस्कार। हेलो, विमल जी। आवाज आ रहल छै? आवाज आ रहा है सबके पास? आवाज आ रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ सेलिब्रिटी लाइव पत्रिका के लिए बबीता जी और पूरी टीम को, और बाकी सारे जितने अपने विद्वत जन हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और इतने अच्छे काम कर रहे हैं बबीता जी, तो मैं दो शब्द सुनाना चाहता हूँ। कहने के लिए तो सारे बुजुर्ग लोग कह रहे हैं जो कैसे कैसे हम बुजुर्गों की सेवा करें, क्या करें, क्या सब समस्याएं हैं, अनेक तरह को देखने को मिलता है। खास करके बुजुर्ग को क्या होता है जब वो अवस्था में आते हैं ना, तो ऐसे तो जिंदगी है, ये मौत एक दिन आना ही जाना है सब, लेकिन वो भय ज्यादा बुजुर्ग में सताते हैं उनको। इसके कारण उनमें क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, घबराहट अंदर से होने लगता है, एकाकीपन में रहने के बाद। अगर उनके पास में बच्चे उच्चे नहीं होते हैं, कोई नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं, तो इस तरह से उनको ये फीलिंग ज्यादा महसूस होता है। तो आधुनिक जो आजकल का परिवेश है सो बुजुर्गों के लिए खास करके असहनीय रह गया है, असहनीय होने लगा है, क्योंकि सबके सब लोग बाहर रहने लगे हैं, छूटने लगे हैं। तो इसी पर मैं थोड़ा सा दो लाइन सुनाना चाहता हूँ अपने कविता के माध्यम से। बाकी तो जो वक्ता लोग बोले हैं बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बोले हैं, और मैं सबको बधाई और धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम में सबके सब उपस्थित होकर के उत्साह बढ़ा रहे हैं हम सब मिल करके बबीता जी और पूरी टीम का, तो इसके लिए करके सब बधाई पात्र हैं। और थोड़ी सी कविता मैं एक दो लाइन सुना देता हूँ इसके पहले। धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं सब, दिखाई देता नहीं किसी को बुजुर्ग का पीर। धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं सब, दिखाई देता नहीं किसी को बुजुर्ग का पीर। अनाथालयों में बढ़ती जा रही है बेसहारों की भीड़, अनाथालयों में बढ़ती जा रही है बेसहारों की भीड़। नहीं चलना चाहता कोई श्रवण कुमार के रास्ते, नहीं चलना चाहता कोई श्रवण कुमार के रास्ते। कम ही लोग रखने लगे हैं बुजुर्गों से ऐसे वास्ते। अपनी डफली अपनी राग में कहलाते हैं सब सूरवीर, अपनी डफली अपनी राग में कहलाते हैं सब सूरवीर। अब भारत जैसे धर्म परायण देश में बुजुर्ग बनने लगे हैं फकीर, भारत जैसे धर्म परायण देश में बुजुर्ग बनने लगे हैं फकीर। तो मैं थोड़ा आजकल के जनरेशन के लिए, आजकल के मैं खुद के लिए और सबके लिए दो लाइन कविता सुना रहा हूँ। जो सुन बात मेरी विराम तो ले, सुन बात मेरी विराम तो ले, दुनिया को एक पैगाम तू दे। कर लेना जमा धन दौलत, गाड़ी बंगले सोने चांदी तू। कर लेना जमा धन दौलत, गाड़ी बंगले सोने चांदी तू। पहले माता पिता बुजुर्गों को सम्मान तो दे, पहले माता पिता बुजुर्गों को सम्मान तो दे। माना कि तेरे पास खूब धन है, न पल्लव है न यौवन है, वो भी तो एक दिन ढल जाएगा, वो कल तेरा भी तो आएगा। फिर क्यों नहीं समझता है तू बुजुर्गों, फिर क्यों नहीं समझता है तू और बुजुर्गों से रहता है दूर तू। पूछे हो कभी उस डाल को, पूछे हो कभी उस डाल को, जर्जर जीर्ण उस खाल को। रोज कैसे दंश सहते हैं, कैसे कैसे किस हाल में रहते हैं। उस पेड़ की जिसने कद्र ना की, जिसने उसको दर्द है दी, ना वो धूप से कभी बच पाता है, ना चैन से कभी वो जी पाता है। जैसे देवी देव बिना
मंदिर नहीं शोभा पाता है, जैसे देवी देव बिना मंदिर नहीं शोभा पाता है, वैसे ही किसी बुजुर्ग बिना घर खंडहर ही कहलाता है, वैसे ही किसी बुजुर्ग के बिना घर खंडहर ही कहलाता है। करते हो खुद ऐसो आराम, करते हो खुद ऐसो आराम, क्यों बुजुर्ग लगता है भारी, करते हो खुद ऐसो आराम, क्यों बुजुर्ग लगता है भारी। अब भूल गए क्या इस मंजिल पर खींच कर लाया था उसी ने गाड़ी, भूल गए क्या इस मंजिल पर खींच कर लाया था उसी ने गाड़ी। यह जीवन है उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं माँ की सांसों तुमने है लिया हुआ, यह जीवन उन्हीं का है दिया हुआ, और उन्हीं माँओं की सांस तुमने है लिया हुआ। वो खून से सींचा है तुझको, अनमोल उपकार है किया हुआ। कभी चुका पाएगा उनके दूध के कर्ज को, कभी चुका पाएगा उनके दूध के कर्ज को, कभी चुका पाएगा उन आंसुओं के फर्ज को, कभी चुका पाएगा। फिर क्यों छोड़ देते हो उन्हें मरने को, बूढ़े हड्डी को घर में अकेले लड़ने को। फिर क्यों छोड़ देते हो उन्हें मरने को, बूढ़े हड्डी को अकेले लड़ने को। कैसे भूल गए कि वो भूखे पेट भी देश विदेश भेजता था तुझे पढ़ने को, कैसे भूल गए कि भूखे पेट भी तुझे भेजता था देश विदेश पढ़ने को। वो छोड़ देते हैं, जो छोड़ देते हैं अपने बुजुर्गों को, वो जीवन भर पछताता है, जो छोड़ देते हैं अपने बुजुर्गों को वो जीवन भर पछताता है। नहीं मान मिलता है उन्हें कभी, तीनों लोक में धिक्कारे जाता है, नहीं मान मिलता है उन्हें कहीं, तीनों लोक में धिक्कारे जाता है। आ लौट जा उनकी चरणों में, आ लौट जा उनकी चरणों में, जा चला जा उनकी शरणों में, आ लौट जा उनकी चरणों में, जा चला जा उनकी शरणों में। अब उन्हें आराम तो दे, अब उन्हें आराम तो दे, चौथेपन में थोड़ी सी मुस्कान तो दे, चौथेपन में थोड़ी सी मुस्कान तो दे। जा थाम ले उन हाथ बुजुर्गों का, जा थाम ले तू हाथ बुजुर्गों का। बेटा बेटी होने का पहचान तो दे, तो अपने बेटा बेटी होने का पहचान तो दे। सुन बात मेरी विराम तू ले, कहाँ भागे जा रहा है, दुनिया को पैगाम तू दे, दुनिया को एक पैगाम तू दे। बहुत बहुत धन्यवाद सब सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने तन्मयता से सुना है, इसलिए करके सबको कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी कविता ही ऐसी थी। जी मैम, जी। मैं एक छोटी सी करी, इस कविता में उन्होंने सब कुछ कह दिया। वो एक अच्छा व्यंग था आज के आधुनिक युग में, बहुत अच्छा तान वाली इसको कविता में कहूंगी। और जिन्हें समझना है वो तो सच में समझ गए होंगे, और इससे समझते हुए अब युवा पीढ़ी इसे जैसे समझे उसको गाड़ी को उधर ले जा सकते हैं, मैं यही कहूंगी। बिल्कुल, और उनकी कविता ही ऐसी थी कि हर कोई सुनने को मजबूर हो गया, और जो शब्द थे, जिस तरीके से उन्होंने पूरी कहानी को एक शब्दों में ढाला, वो वाकई काबिल तारीफ थी। बहुत बहुत शुक्रिया विमल जी आपका। अब आगे बढ़ते हैं और श्रीमती निवेदिता झा को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। पत्रकारिता और मनोविज्ञान दोनों ही विषयों में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है। इन्हें विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि भी मिली है। इन्होंने हिंदी में 4 और मैथिली में 2 किताबें जो है लिखी हैं, और इसके अलावा बहुत सारी लेख जो है इनके प्रकाशित हुए हैं। तो मैम, अगर आप हमारे बीच हैं, निवेदिता झा जी, तो प्लीज आप चंद शब्द कहें। आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ शेफालिका दीदी हैं, कुमकुम दीदी हैं, रंजना भाभी जी, सारे लोग श्रद्धेय जन को मैं प्रणाम करती हूँ, और बबीता जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे भी ये सुनने का और 1-2 शब्द बोलने का मौका दिया। ये सेलिब्रेटिंग लाइफ जो पत्रिका है, ये नाम ही बहुत आशावादी जैसा लगता है कि हम अपनी पत्रिका को, मतलब ऐसे नाम से आप जब पहले कहते हैं कि लोग पहला शब्द बहुत प्रेरित करता है, तो ये पत्रिका का पहला शब्द ही प्रेरित करता है। यह ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत लोग मिथिला के हैं,
तो मैं सच कहूं तो दो तरह के लोग हैं, ऐसे मुझे आजकल लगने लगा, एक मिथिला के हैं, एक अलग के हैं। तो हमारे मिथिला में बुजुर्ग को बहुत प्यार किया जाता है, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा कि आजकल जो शायद जो अभी का समय आया और मिथिला में माइग्रेशन है, हम लोग बाहर निकल रहे हैं, वहाँ सबसे ज्यादा अकेले जो हैं हमारे वृद्ध ही रह गए हैं, क्योंकि हम दिल्ली बम्बई जाते हैं, कुछ दिन के बाद हम अपने परिवार को ले आए, अपने बच्चे को ले आए, लेकिन छूट जाता है तो कहीं अपने माँ पिता ये सब वहाँ छूट जाते हैं, और वो पुराने घर को देख रहे हैं, पुराने संस्कार को संभाल रहे हैं, और दिल्ली के छोटे छोटे घरों में न वो आ पाते भी हैं तो उनका दम घुटता है, क्योंकि जितना बड़ा यहाँ घर है तो उतना बड़ा वहां पर उनकी मतलब जो पीछे की जमीन है और या कुछ भी है, ये बात है। तब भी हम मन से, संस्कार से, मैथिल जो हम लोग हैं, सारे कास्ट के लोग जो मिथिलावासी हैं वो हम इज्जत करते हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जब हम 5 साल तक के बच्चे का ही, जब 1 साल से 5 साल के बच्चा ही देश का नेशनल कैरेक्टर तय करता है, अर्थात वो 5 साल में सब कुछ सीख लेता है कि उसको आगे क्या करना है। कहने का अर्थ है कि हम जो स्त्रियां हैं वो धुरी हैं, सब लोग जानते हैं, हमने बहुत पढ़ा है, बहुत, खुद भी मैं स्त्री हूँ, लेकिन स्त्री भी पूरा तय करती है, पूरे खाका को तय करती है, वो जवानी, बचपन, बुढ़ापा सबको तय करती है, उसका अपना संस्कार, उसका थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसके साथ हुआ बर्ताव, और बाद में ये वृद्धावस्था में जो आप देख रहे हैं, जो सामने में रिजल्ट आ रहा है, परिणाम आ रहा है, वो कहीं ना कहीं स्त्री उसको सुधार सकती है। और मैं यहाँ 2 उदाहरण दूंगी। शिक्षा बहुत अच्छी बात है और शिक्षित लोगों को दिक्कत कम आती है, ठीक है। यहाँ 2 स्त्री हैं, एक शेफालिका दीदी हैं जो अपने में एक ऐसा नाम है कि बस, दूसरी अभी रंजना झा हैं, उनकी अभी वो किस मनस्थिति से गुजर रही हैं, उनकी सासू माँ का डेथ हुआ है। वो भी एक ऐसी लेडी थी कि पता नहीं 2500 किताब हैं, और उन्होंने अपने इस उम्र को ऐसा जिया, मुंगेर में रह के ऐसा जिया, जबकि वो यहाँ भी रह सकती थी सारी सुविधाओं के बाद, लेकिन वो वहां पर अपना एक अलग मुकाम हासिल की थी। ये बातें किनके लिए है? ये बातें उनके लिए है जो बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, जिनका अपना पेंशन काफी तगड़ा आ रहा है, जिनके बच्चे बने हुए हैं। लेकिन हम पूरा भारत जो है वो 10% 15% ऐसे लोगों में, लेकिन ऐसे लोगों में ज्यादा है जहां पर का कोई कैरेक्टर अभी जो है वो सही जज करने वाला रह नहीं गया है। हम भाग रहे हैं, हम एकल परिवार को ढो रहे हैं, हम लोगों को लगता है कि हम पति पत्नी साथ रहे, 2 बच्चे साथ रह रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, और कहाँ दरकिनार होते हैं। मैं आपको एक छोटा 2 उदाहरण देती हूँ, समय कम है, वो 3 जून का भी खत्म होगा, मैं आपको देती हूँ। मेरे सामने में पार्क में एक बूढ़े अंकल घूमते थे, तो कुछ दिन के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि उनकी वाइफ डेथ कर गई है, तो फिर बात खत्म हो गई। कुछ दिन के बाद कल मैंने देखा शाम में उनके साथ एक लेडी घूम रही थी, तो मैंने कहा ये कौन है? तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि इन्होंने, अंकल जी ने दूसरी शादी कर ली। तो मेरे मन में बड़ा, इतनी पढ़े लिखे होने के बाद मेरे मन में आया कि इस उम्र में शादी कर ली। तो उन्होंने कहा कि बेटे बहू ने निकाल दिया था, अब कम से कम इनको साथ में बात करने वाला तो कोई मिल गया। तो ऐसा हम लोग, ये बदलाव के लिए भी तैयार हम लोगों को होना चाहिए, हम लोगों को अपनी स्थिति को बदलना चाहिए, थोड़ा सा मानसिकता को बदलाव करना चाहिए, क्योंकि हम जो लगाते हैं, जो पौधा लगाते हैं, काटते हम वही हैं। अगर आज हम अपने सास ससुर का नहीं कर रहे हैं, या अगर हम सास ससुर, आजकल तो बेटी बेटा में कोई फर्क नहीं है, माँ पिताजी का नहीं करें, कल को हमारा बच्चा बिल्कुल नहीं करेगा। तो वो समय आ गया है कि हमें अपने में भी सुधार करना चाहिए। और बदला की जो प्रवृत्ति है, जो स्त्रियां बहुत दिन तक ढोके लाती कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, शुरुआत में अच्छा नहीं किया, दहेज तो बहुत बड़ा टॉपिक है ही, दहेज लिया नहीं, जिसने दहेज नहीं भी लिया, ये एक स्वभाव है, एक मनोवृत्ति है, एक संस्कार है। तो स्त्रियां जो है वो चीज को फिर आगे ले जाती कि नहीं, अरे आपने तो मतलब मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इनको ऐसे किया जाए। कई लोग तो आप देखेंगे दिल्ली में शाम के समय ससुर सारा कपड़ा उठाएंगे, फिर तह लगाएंगे, फिर सारा कुछ है। ये सही बात है,
वो अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं। ठीक है, हमारी मानसिकता यही, अच्छा ये अपने ससुर से काम करवा रही है, तो हमारे मानसिकता को भी, हम लोगों को भी कुछ ऊपर करना होगा। सब मिलजुल के काम करें, पैसा भी अभाव है सबके पास, बहुत नहीं है, तो जहां हम वृद्ध को जितना सम्मान दे सकें वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल, लोग कहता है कि वृद्ध जो है वो एक तरह से हमारा पेंशन प्लान है, कि हमारा बच्चा जो है हम बड़ा होते देखते हैं, मन में लगता है कि बच्चा कुछ नहीं करे हमको देखे, लेकिन सरकार ने पेंशन भी आजकल बंद कर रखा है। ऐसी बात नहीं है, हम लोग को खुद से देखना है कि हम अपने वृद्धों को बहुत रिस्पेक्ट करें, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये फीलिंग लानी ही होगी कि हम जिनके साथ सुख कर रहे हैं वो मेरे पति की माँ है, वो मेरे पति का पिता है, उन्होंने क्या किया। एक शब्द ऐसी है जो हम अगर भूलने की प्रवृत्ति लाए, हम माफ करने की प्रवृत्ति लाए, तो ये जो अभी जैसे हमारे घर टूट रहे हैं, हमारा पूरा समाज टूट रहा है, उसमें हम सुधार ला सकते हैं। और वैसे आप लोगों ने इतना अच्छा कहा, मुझे समझ में आता नहीं है। मैं भी कविता लाई थी विमल जी की तरह, लेकिन अब मैं कविता फिर सबको बोर कर दूंगी। तो हम लोग सब लोग यहाँ तो बहुत समझदार लोग हैं, हम लोग खूब प्यार करते हैं अपने वृद्ध लोगों को, अपने घर के श्रेष्ठ जनों को, लेकिन आपने जो शुरू किया है पत्रिका के माध्यम से, उस माध्यम से हम लोग भी सहभागी बनेंगे, अपनी रचनाएं भी देंगे। आपके वो शेफालिका दीदी ने कहा कि कोविड के बाद हम आएंगे भी आपके उसमें, तो पहले भी हम लोगों ने शुरुआत एक दहेज संस्था से की थी, अब इसको हम लोग अपने मुकाम पे ले जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को मतलब मन से रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने से वृद्ध लोगों को, क्योंकि सचमुच तभी हम भी तो उसी रास्ते चल रहे हैं। तो सबको प्रणाम। बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छा बहुत बोले। बहुत शुक्रिया। निवेदिता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा बोली आप। और सच में आपकी कविता हम नहीं सुन पाए हालांकि हमारे पास अगली बार जी जी पक्का। हमारे पास थोड़ा वक्त भी कम है क्योंकि टाइम थोड़ा एक्सीड भी कर गया और कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा लेट से प्रोग्राम शुरू भी हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं पंडित व्रतराज दुबे जी को बुलाना चाहूंगी। अगर आप हमारे बीच हैं सर तो प्लीज आप आए। इनके बारे में अगर आप लोग मुझे लगता है कि ऑलरेडी जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैं इंट्रोडक्शन इनके बारे में दे देती हूँ कि भोजपुरी में करुणाकर रामायण सहित तो भोजपुरी और हिंदी के कई ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। और वाकई में ये जब मैंने खुद पढ़ा कि सर ने रचना की है तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। तो सर अगर आप हमारे बीच हैं तो प्लीज आप अपने शब्द रखें और हम लोगों को प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए और जो आपने रचना की है उसके बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे। अच्छा, जब तक सर बोल रहे हैं, मैं एक बार पत्रिका का स्टार्टिंग में नहीं दिखा पाई थी, कुछ टेक्निकल रीजन हो गया था। एक स्क्रीन पे मैं उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। और प्लीज सर, जी सर आपने शायद अपने को अनम्यूट किया हुआ है सर। दुबे सर प्लीज आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। और सर के बारे में सर मैं बताना चाहूंगी कि हमारे पहले गुरु जी हैं हमारे। लगता है कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उनकी आवाज नहीं आ रही है। इसी बीच मैं पत्रिका के पूरे टीम से भी आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। सेलिब्रेटिंग लाइफ पत्रिका की जो टीम है उसमें खासकर बबीता झा जी हैं, मनोज कुमार जी हैं, श्वेतांबर झा जी हैं। और ये देखिए स्क्रीनशॉट भी ये दिखाया जा रहा है। और प्रोग्राम के शुरुआत में ही वीडियोस दिखाने थे लेकिन उस वक्त भी कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया था इसलिए नहीं दिख पाया था। और ये पत्रिका है जो सेलिब्रेटिंग लाइफ पत्रिका, खासकर इस टीम में बबीता झा जी इनकी संपादक हैं। और बबीता झा के बारे में तो आप लोग सब पहले से ही जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि 3 विषयों में इन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की है, 2 में पोस्ट मास्टर डिप्लोमा किया है, 7 पुस्तकें लिखी हैं, अन्य भाषाओं में भी दर्जनों लेख लिखे हैं, मिथिला पेंटिंग पर अपना शोध पत्र भी प्रस्तुत कर चुके हैं। साथ ही साथ जो इनके दूसरे मेंबर हैं मनोज कुमार जी, वो पेशे से शिक्षक हैं, कहानी कविता लिखते हैं, एक चित्रकार भी हैं।
और श्वेतांबर झा जी जो हैं वो पेशे से पत्रकार हैं। दैनिक भास्कर में लेखन के अतिरिक्त न्यूज नेशन टीवी चैनल में अभी कार्यरत हैं। ईटीवी में भी काम कर चुके हैं। और ये जो पत्रिका लॉन्च किया गया है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। बबीता झा जी की भी सोच यही है और इसी सोच को उन्होंने एक रूप देने की कोशिश की है कि ये जो जिंदगी है हमारी, वो प्रेम, सम्मान और खुशी मनाने के लिए है और इसे हमें हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए। और लगता है हमारे साथ दुबे सर जुड़ गए हैं। दुबे सर, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप कुछ शब्द हमारे बीच कहिए। हरिओम, आवाज जा रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी सर। हरिओम। हरिओम सर। यह हरिओम सारे परमात्मा से जुड़े हुए जितने भी आत्म तत्व हैं, सबसे पहले मैं उनका अभिवादन करना चाहता हूँ। हम सभी एक परिवार हैं। आत्मा तो एक ही परमात्मा की अंश है। शेष तो सारा संसार तो यह लीला है और उसी लीला में हम जी रहे हैं। उसी लीला में हमारा जीवन चल रहा है। हम बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, वृद्ध होते हैं, फिर इस संसार से चले जाते हैं। हमारे यहाँ जो सारी व्यवस्था बनाई गई है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ 4 वर्णाश्रम बनाए गए हैं। ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हम यदि अपने उस आचरण को, हमारी जो परंपरा है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, अगर उसका हम अनुसरण करें तो हमारा जीवन कभी भी दुखमय नहीं होगा। आजकल जो वृद्ध हैं, उन वृद्धों की जो दुर्दशा है, जिस पर बबीता जी ने अपना जो है सो विचार रखने का अवसर दिया है सबको, सबका विचार मैंने सुना है। बहुत उत्तम उत्तम विचार आए हैं, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है। यदि बुजुर्ग दुर्दशा में हैं तो उनको भी अपने स्वभाव, विचार, अपनी इच्छाओं में कुछ परिवर्तन करना होगा। पुरानी परंपरा को ढोने से हमारा जीवन दूभर हो जाता है। हमको हर समय नए जमाने के साथ, जैसे जैसे समय बदलता है, वैसे वैसे जो है सो हमें अपने में परिवर्तन लाना होगा। हमारी जो जितनी पौराणिक कथाएं हैं, वह हमारे जीवन पर ही आधारित हैं। हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे जितने भी अवतारी पुरुष हुए हैं, उन्होंने हमें जीवन जीने का एक संदेश दिया है, एक मार्गदर्शन दिया है, और हम उस मार्गदर्शन से भटक गए हैं। हमारी जो भारतीय सनातन परंपरा है, सनातन धर्म की जो परंपरा है, हम उससे हट गए हैं और विदेशी धर्मों से हम प्रभावित हो गए हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में दुख का अनुभव हो रहा है। बुजुर्ग जो हैं, उन बुजुर्गों को समाज में ढलने के लिए, परिवार में ढलने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, तभी संसार में वे सुख प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे हैं कि हमारे जीवन में दोनों तरह के बुजुर्ग हैं। एक अपनी परंपरा को ढो रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, और एक अपने सुख और चिंता में लगे हुए हैं। हमारा जीवन तो ऐसा है कि परस्पर मिलकर एक दूसरे के सुख के लिए, परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम, परोपकार के लिए हमें जुट जाना चाहिए। सारे परिवार को राममय मानना चाहिए, क्योंकि राम ही हर आत्मा में आत्मा राम कहे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम अपने आप को बदल लेंगे तो हमारा समाज स्वतः जो है तो परिवर्तित हो जाएगा। बूढ़े लोगों को भी अपने विचारों में परिवर्तन करना होगा। हेलो,
कविता सुनाने का। जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। कहते हैं कि बुजुर्गों पर एक कविता है। जी समय जरूर, हम है सुनना सुनाने चाहेंगे, का। जरूर सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल समय है, आप सुनाइए। जी स्वयं बुढ़ापा रोग है जो करता है तंग, सेवा होती कठिन है रहे न कोई संग। आदत भी एक रोग है, आदत भी एक रोग है जो है बड़ा खराब, और सभी बुजुर्गों को यही करता बेनाकाब। पत्नी हो जो साथ में सब कुछ राहत होए, वरना जीवन की व्यथा बाहर होती रोए। इसीलिए मैं दे रहा सबको सुखद सुझाव, बूढ़े होने पर सभी बदले स्वयं स्वभाव। छोड़े अपना धौंस जमाना, छोड़े अपना धौंस जमाना, आया है अब नया जमाना। तू हो वस्त्र पुराने जैसा, तू हो वस्त्र पुराने जैसा, फिर पाओगे आदर कैसा। घर में अधिक नहीं, घर में अधिक नहीं तुम सीखो, थोड़ी चमचागिरी सीखो। नहीं स्वाद पर मन को मन दौड़ाओ, और जो मिल जाए उसी को खाओ। बहुओं के तुम गुण को गाओ। और सचमुच आपने रामायण को और कई सारे ऐसे जो ग्रंथ हैं उसका भोजपुरी में अनुवाद किया, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि आप लोग ही एक ऐसे शख्स हैं जिस वजह से अभी भी भोजपुरी की जो थोड़ी बहुत मिठास या थोड़ी बहुत जो इज्जत भाषा को मिली हुई है वो आप ही लोगों की वजह से है। आप ही लोग को इसका श्रेय जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ छोड़ने। नारी सम्मान में ही रामायण लिखा गया है, नारी के सम्मान में ही रामायण की रचना हुई है। अहिल्या की एक कथा है जो बहुत अमर्यादित कथा है, और उसी कथा को एक देवी स्थान में मुझे प्रेरणा मिली कि इस कथा को सुधारो, और उसी कथा को सुधारने के क्रम में मैंने रामायण की रचना की। उसमें भी एक देवी की कृपा हुई कि रामायण लिख दो भोजपुरी में और राम के अवतार में इस कथा को जोड़ो, और वह बहुत मर्यादित कथा है, हमारे रामायण में वह कथा है। तो ये जो है सो आपके मनोज बाबू है, उनके पास उसकी एक पुस्तक भी है, अहिल्या खंड काव्य। मैंने एक हिंदी में काव्य भी लिखा है रामायण के अलावा, उसके लिए कि हिंदी लोग ज्यादा समझेंगे, भोजपुरी में लोग कम समझते हैं। तो इस तरह से मेरा प्रयास है। और रामायण, मेरे उस रामायण में कोई भी ऐसा अमर्यादित प्रसंग नहीं है जिस पर लोग उंगली उठाते हैं। जैसे तुलसी बाबा पर भी बहुत से लोग उंगली उठाते हैं, बहुत जगह संदेह हो जाता है, विवाद हो जाता है। मैंने सबका निराकरण करते हुए नए ढंग से एक मूल रूप में रामायण लिखा है, किसी रामायण का अनुवाद नहीं किया। मैंने एक अलग से रामायण ही तैयार किया है, और वह सब परमात्मा की कृपा से हुआ है। अब आगे ईश्वर जाने क्या क्या वो करा रहे हैं, क्या कराएंगे। मैं सीतायन भी लिख रहा हूँ, नारी मर्यादा में सीतायन तैयार है, बहुत जल्द वह पुस्तक छपने वाली। तो इस तरह से मेरा जीवन इसी में लगा हुआ है, और उसी में लग करके मरने तक यही इस इच्छा है कि प्रभु हमें उसी कर्म में लगाए रहें और सदगति दें, बस यही इच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपर्णा जी को, जो साहित्यकार हैं और लेक्चरर भी हैं। तो मैम अगर आप हमारे बीच मौजूद हैं तो प्लीज आप कुछ शब्द हमारे बीच रखें। अपर्णा जी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, वो अवेलेबल नहीं है। जेठका जी हमारे साथ हैं। जेठका जी आप हैं? हाँ
प्लीज अब आइए टॉपिक पे। आप अपने अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। लेसन नहीं फिल करना होता है, टॉपिक पे आ जाइए। इससे आवाज आ रही है जेठका जी। टॉपिक को स्क्रीन आप जी जी जाएगा। प्लीज अपने अनम्यूट कर लीजिए। लिख दीजिए अक्षर। आज मैं ये जो सारे प्रोग्राम मैंने सभी बड़े लोगों को सुने, मतलब मुझे तो पता नहीं था कि ये इतना अच्छा प्रोग्राम, ये बबीता हमारी छोटी बहन है और ये इतने अच्छे से इसने ऑर्गेनाइज किया है कि मैं तो इतनी भाव विभोर हूँ इसको देख के, इसके जो प्रयास है। और खुद के लिए भी मैं सोच रही हूँ कि कैसे मैं इसको मतलब अपने लाइफ में तो इस चीज को उतारूं ही, साथ साथ मैं इसको भी इस चीज में हेल्प करूं। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसने हमें हम लोगों को सबों को एक साथ जोड़ के और इतना अच्छा चीज, मतलब जो हम बुढ़ापे में सही में सीखते हैं, जीवन के उस अंतिम मोड़ पे सोचते हैं, वो अभी उसने सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम लोग को इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसके लिए एक शिव जी के आराधना से इस चीज को शुरू करूंगी, क्योंकि हम शिव जी की आराधना मोक्ष के लिए करते हैं। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। हम त्रिनेत्र भगवान शिव का चिंतन करते हैं जो हमारे पोषण करता है। जैसे ककड़ी अपने तने से बड़ी सरलता से अलग हो जाती है, उसी प्रकार वे हमें मृत्यु से मुक्त करें। इसी ध्येय के साथ मैं ज्योतिका झा सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन CFL की तरफ से यहाँ उपस्थित सभी गण्यमान जो भी जिन्होंने भी कहा, मैं सबका नाम पर्सनली बाद में लूंगी, उतना मैं पर्सनली किसी को जानती नहीं हूँ, लेकिन जिसको भी मैंने सुना बहुत ही प्रेरणादायक और जिंदगी के जो हम बहुत दिनों बाद शायद सोचते, उसके लिए अभी से सोचने और समझने के लिए इतनी समझ दे दी, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से उन लोगों का धन्यवाद अदा करती हूँ। और सभी सदस्यगण ने अपना बहुमूल्य समय इस पत्रिका के ऑनलाइन अनावरण कार्यक्रम में दिया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं की और सभी जो श्रोतागण हैं, जो सभी वक्तागण हैं और सभी जो कार्यकर्ता हैं, सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। विशेषकर अध्यक्ष पंडित व्रतराज दुबे जी ने, जिन्होंने इतनी अच्छी कविता, सर आपने तो बुजुर्गों के लिए कविता कही, लेकिन मैं तो सोचती हूँ एक नौजवानों हम लोग के लिए भी कुछ ऐसी दिशा निर्देश दे दीजिए कि हम लोग भी अपने आप को कैसे आगे बदले, उसके लिए एक दिशा निर्देश को एक ऐसी कविता हो। साथ साथ डॉक्टर शेफालिका वर्मा, डॉक्टर अनिल दत्त मिश्रा, श्री अमोद दलेला, डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्रा, श्रीमती कुमकुम झा, श्री विमल जी मिश्रा और श्रीमती निवेदिता झा, संस्था की सलाहकार जो है हमारी रंजना झा और सबसे अधिक तो मंच संचालिका जो है शिप्रा झा, सबका मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। क्योंकि ये मैं तो ये सोचती हूँ कि ये उम्र जो है, मतलब इस पत्रिका के थ्रू या इस फाउंडेशन के थ्रू मैं ये कह सकती हूँ कि ये सरलता से संपूर्णता की ओर ले जाने वाली है और परिपक्वता से परिपूर्णता की ओर ले जाने वाली है। ये सब मतलब मैंने पहले नहीं सोचा, लेकिन जब बबीता ने कहा कि इस तरह का मैंने फाउंडेशन बनाया तो मैंने सोचा सही बात है, ये तो इस उम्र के लिए हम लोग को अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए और अब हम बुजुर्गों से सीख लेंगे कि वो कैसे जी रहे हैं सेलिब्रेशन के रूप में इस लाइफ को। और हम सोचते हैं कि नहीं अब खत्म हो गया, ये खत्म नहीं, यहाँ से हम शुरुआत करें अपने जिंदगी को। जब हम निर्वाण की ओर जा रहे हैं, सारी जिम्मेदारियों से निश्चिंत होके अपने आप को बिल्कुल जिंदगी से जोड़े। जिम्मेदारियों से खत्म हो गए, अब बिल्कुल जिंदगी से जोड़ के हम अपने लाइफ को सेलिब्रेशन के रूप में एंजॉय करें। और सेलिब्रेशन वाकई में हमारा लाइफ वही सेलिब्रेट, इससे पहले तो हम जिम्मेदारियों में, अभी हम लोग जैसे हैं जिम्मेदारियों में जुड़े हुए, लेकिन आफ्टर 60 या 55 हम लोग समझे कि नहीं हमारा अब सेलिब्रेशन का लाइफ आया है। तो मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा और आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। खासकर संस्थापिका बबीता जी का और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों के कारण ही आज इतना अच्छा प्रोग्राम बन सका। मंच संचालिका शिप्रा जी ने काफी अच्छे से मंच संचालन किया और वक्ताओं ने, श्रोताओं ने, सब ने अपना ये समय बिल्कुल पेशेंस के साथ दिया
विमल जी ने एक छोटी कविता में सागर में गागर भरा। क्लिक मत कीजिएगा उसे गीता जी सब आपका धन्यवाद हो जाएगा। और सर आपका भी बहुत बहुत आपका अध्यक्षीय भाषण जो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत था। सबको नमस्कार।